हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग एक नया लेक्चर लेके आ गए हैं लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में 07। इसके पहले तक हम लोग ने 6 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे ये चैप्टर में। द टॉपिक इज़ वर्क डन। ठीक है, तो आज हमको वर्क डन के बारे में पढ़ना है। फिज़िक्स में वर्क डन कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, क्या मीनिंग होता है, अलग अलग चीज़ें हम देखेंगे। और अब तक जो हम लोग वर्क निकालते आ रहे हैं उससे आगे बढ़ के भी और किस तरीके से वर्क निकाल सकते हैं वो भी हमको ये चैप्टर में सीखना है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा तुमको वर्क डन का डेफिनेशन बनाए तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज़ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये अब तक हम लोग ने वर्क डन का बेसिक डेफिनेशन पढ़ के रखा है ना। दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम वर्क डन बोलते थे। और इसका फॉर्मूला भी हम लोग लिखते थे दैट वर्क डन इज़ इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करता हूँ तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेकिन एक चीज़ हमको पता है कि वर्क स्केलर क्वांटिटी होता है, ये हमको पता है ना। और हमको पता है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। तो यहाँ देखो दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन होकर हमको स्केलर मिल रहा है। तो ये कौन सा मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए वेक्टर्स के बीच में जिसकी वजह से आंसर स्केलर आता है? हमको मालूम है डॉट प्रोडक्ट वैसा होता है या स्केलर प्रोडक्ट। याद है, 2 तरीके के वेक्टर्स के प्रोडक्ट होते हैं ना, डॉट और क्रॉस। तो ये डॉट प्रोडक्ट है एक्चुअल में। तो जब भी हम लोग वर्क का डेफिनेशन देते हैं ना तो हमेशा याद रखो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है वर्क। ठीक है, सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन वाला बात करते हैं दैट इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वो भी सही है, नो डाउट अबाउट इट, बट वो कुछ स्पेशल कंडीशंस में ही सही होता है जो अभी हम लोग देखेंगे। तो जैसे ये अपना फॉर्मूला है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, हमको एक चीज़ मालूम है कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसको अगर हटाया तो हमको मिलता है एफ एस कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन व्हाट? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल होता है ना, ये थीटा। सबको डॉट प्रोडक्ट के बेसिक्स तो पता है ना, तो ये वही चल रहा है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। तो ये जो थीटा आता है ये एंगल बिटवीन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अब देखते हैं कौन से केस में ये सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हमको मालूम है ये थीटा के अलग अलग वैल्यूज़ हो सकती हैं। जैसे इफ़ थीटा इज़ 0 तो वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा सिंपली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। तो जो डेफिनेशन हम लोग देख रहे थे ना, ये जो डेफिनेशन हम लोग जानते हैं, ये डेफिनेशन इस केस से आती है कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका एक एग्जांपल देखो। जैसे सपोज़ ये एक ब्लॉक है, ठीक है, और ये ब्लॉक पे मैंने एक 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये ब्लॉक सपोज़ डिस्प्लेस हो जाता है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, और ये डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू सपोज़ मुझे दिया है 5 मीटर्स ए से बी तक। तो यहाँ जो अगर मैं वर्क कैलकुलेट करूँ, ज़रा ध्यान से देखो, फोर्स का डायरेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन ये है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है ना। तो थीटा कितना है? 0, यानी ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो वर्क डन हो जाएगा सिंपली 5 × 5, दैट विल बी 25 जूल्स। तो ये बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस हो सकता है इफ़ थीटा इज़ 90 डिग्रीज। थीटा 90 होगा तो क्या होगा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होंगे, है ना। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हैं तो वर्क डन कितना आ जाएगा? cos 90 होता है 0, वर्क डन 0। नाउ दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट केस जिसको अपने को समझना है। जैसे एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल ये एक ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक है। अब ये ब्लॉक का जो वेट है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। और सपोज़ ये ब्लॉक ऐसे आगे की तरफ मूव करता है, आगे की तरफ मूव करता है, कुछ डिस्प्लेसमेंट लेजे से एस मूव करता है या कुछ मीटर मूव करता है, इट डजेंट मैटर, यहाँ से यहाँ ये मूव करता है। ठीक है, देखो होगा क्या, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ रहे हैं हम लोग। होगा क्या? होगा ये कि अगर मुझसे कोई पूछे कि वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन दिस ब्लॉक कितना है, ये ब्लॉक पे ग्रेविटी का वर्क कितना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेविटी का फोर्स कितना है? mg, वो भी नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट किधर है? डिस्प्लेसमेंट इधर है s। तो ज़रा ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में एंगल कितना है? 90, तो वर्क 0। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन दिस ब्लॉक इज 0, या वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी ऑन दिस ब्लॉक इज 0। दोनों ही केसेस में मतलब ग्रेविटी कितना वर्क कर रहा है वो 0 है, या ग्रेविटी के अगेंस्ट हम कितना वर्क कर रहे हैं वो 0 है।
तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, ध्यान से देखना, हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि इस सिस्टम में ही वर्क जीरो, नहीं, ग्रेविटी के अगेंस्ट या ग्रेविटी की वजह से स्पेसिफिकली वर्क जीरो। तो ये वाले फोर्स के केस में वर्क जीरो है। कोई और फोर्स होगा जिसके केस में वर्क जीरो नहीं होगा। जैसे ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ जाएगा तो कोई उसको धक्का मार के लेके जाएगा ना, तो वो जो फोर्स है, देखो ये वाला फोर्स, ऐसा कोई फोर्स लगाएगा तो यहाँ जाएगा, तो ये वाले फोर्स की वजह से वर्क हो रहा है, बट ग्रेविटी के फोर्स की वजह से वर्क नहीं हो रहा है। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो वर्क नहीं होता है। एक और एग्जांपल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखो क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये तुम्हारी बॉडी यहाँ होती है, ऐसे चलती है v वेलोसिटी से। तो ज़रा ध्यान से देखो, इस पर जो फोर्स लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना, हाँ या ना, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, और तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी यही होता है ना, सर्कमफरेंस के अलोंग। तो ध्यान से देखो, सर्कमफरेंस और जो तुम्हारा फोर्स है वो रेडियस के अलोंग है, तो रेडियस और सर्कमफरेंस हमेशा कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से यहाँ चल के जाता हूँ, तो मैं जो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा हूँ या ग्रेविटी जो मुझ पर वर्क कर रही है वो जीरो है। क्यों मालूम है, क्योंकि मेरा वेट नीचे की तरफ है, मेरा डिस्प्लेसमेंट ऐसे आगे पीछे है, तो ये वर्क ज़ीरो हुआ। तो ग्रेविटी हमसे चलने के लिए वर्क नहीं मांगती है, तो भी हम चल के थक क्यों जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन वर्क मांगता है। तो जब हम चलते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है और ये पर्सन ऐसे आगे की तरफ चल रहा है, तो ये तुम्हारा ग्राउंड हुआ, पर्सन का वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और ये डिस्प्लेसमेंट है ना। तो देखो mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट इधर, थीटा 90, वर्क ज़ीरो हो गया। बट ये पर्सन जब चलता है तो फ्रिक्शन अपोज करता है इसके मोशन को, ये रहा फ्रिक्शन। तो अब इसको फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना है, तो ये फ्रिक्शन के अगेंस्ट आगे की तरफ फोर्स अप्लाई करता है। तो ये जो वर्क कर रहा है पर्सन, या जो भी चलता फिरता पर्सन है, वो थकता क्यों है, या दौड़ता हुआ पर्सन थकता क्यों है, थकता इसलिए क्योंकि वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करता है, ग्रेविटी की वजह से नहीं थक रहा है। हाँ, ग्रेविटी की वजह से तुम तब थकोगे जब तुम ऊपर जाने का ट्राई करोगे, क्योंकि तब ग्रेविटी अपोज करेगा। जब तुम ग्रेविटी के परपेंडिकुलर चलने का ट्राई करते हो तो ग्रेविटी को कोई अपोजिशन नहीं है, लेकिन जब तुम ग्रेविटी के अपोजिट जाने का ट्राई करते हो तब तुमको अपोजिशन देता है ग्रेविटी। जैसे कोई इंक्लाइंड सरफेस आ जाए, जैसे ये सरफेस है, अब यहाँ तुम सपोज जैसे चलने का ट्राई कर रहे हो आगे की तरफ, ठीक है, तुम्हारा वेट नीचे की तरफ है mg। अब देखो तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट देखो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, अब ये अपोज करेगा, तो यहाँ तुमको ग्रेविटी के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा। समझ में आई बात। देखो ये सब चीज़ें हैं ना, हम लोग थोड़ा डिटेल में कर रहे हैं क्योंकि यहीं से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस तुम्हारे निकलेंगे, तो इसलिए डिटेल में करना ज़रूरी है। तीसरा केस देखो क्या है, तीसरा केस, इफ़ थीटा इज़ 180 डिग्री तो वर्क डन कितना हो जाएगा, -fs। वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब वर्क डन जब थीटा 180 होता है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट होते हैं। जैसे देखो ये वाला केस, ग्रेविटी नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फ्रिक्शन इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, इन सारे केसेस में वर्क नेगेटिव है। और जब भी वर्क नेगेटिव होता है ना तो एनर्जी लूज होती है, और जब भी वर्क पॉजिटिव होता है एनर्जी गेन होती है। ये बात याद रख लो। सो इस केस में एनर्जी इज लॉस्ट, और इस केस में एनर्जी इज गेन्ड। जब हम इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ लेके जाते हैं तो हम इस ब्लॉक पे एनर्जी स्टोर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक पेन का एग्जांपल ले लेते हैं। ये पेन जैसे यहाँ नीचे है, इसको मैं उठा के ये हाइट पे लेके आऊँ, तो मैंने जो फोर्स ऊपर की तरफ लगाया और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हुआ, तो एनर्जी क्या हुई, गेन हुई ना। तो हमको मालूम है इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, राइट। तो जब भी वर्क नेगेटिव होता है एनर्जी लूज होती है, और जब वर्क पॉजिटिव होता है एनर्जी गेन होती है, ठीक है। ऑल राइट। तो वर्क डन से यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, डिपेंडिंग ऑन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये समझ में आया सबको अच्छे से, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से कैसे वर्क निकलता है। देखो यहाँ एक चीज़ कॉमन है, हमने जो भी वर्क निकाला है ना वो सब ऐसे फोर्स के लिए निकाला है जो कांस्टेंट है। देखो फोर्स का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, ये कांस्टेंट फोर्स, ये कांस्टेंट फोर्स, ये कांस्टेंट फोर्स, हर जगह पे फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट है। तो हमको इस चैप्टर में जो स्पेसिफिकली पढ़ना है डिटेल में वो है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो ये सब तो तुम्हारा पहले का पढ़ा हुआ चीज़ है, ठीक है। मतलब ये तो तुम्हारा पहले का पढ़ा हुआ चीज़ है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसी के आगे ये सब तुमको समझ में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुमने फिजिक्स में अब वेक्टर्स वगैरह पढ़ लिया है ना, तो वेक्टर्स पढ़ लिया है तो उसका यूज़ करने आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए।
अब हम लोग पढ़ते हैं वेरिएबल फोर्स का वर्क, जो कि इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट मतलब जो कि तुम्हारे चैप्टर में है, सिलेबस में, ये तो तुमको पता होना चाहिए, दिस यू शुड नो। तो सबको पता नहीं होगा, इसलिए मैंने ये बता दिया है, तो ध्यान से इसको लिख लो, नोट डाउन कर लो सारे केसेस, वर्क का क्या क्या वैल्यू हो सकता है। चलो नोट कर लिया, पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब हम लोग वेरिएबल फोर्स का वर्क देखते हैं। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। मुझे सर्दी हो गई है, निकल ही नहीं रही है सर्दी। कुछ इलाज है तो बताओ मुझे कमेंट्स में। ओके चलो, अब हम लोग करने जा रहे हैं वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। ध्यान से देखना सब लोग, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी होगा। ट्रिकी मतलब अगर पहले की चीज़ें पता है तो एकदम इजी है, बाकी तो और कुछ नहीं। वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो अब जो सिंपल फार्मूला होता है वर्क का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसमें ये चीज़ कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि फोर्स कौन सा लोगे, फोर्स ही जब वेरिएबल है तो फोर्स कौन सा लोगे, वो फार्मूले में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डालोगे कैसे, कौन सा फोर्स लोगे, तो ये प्रॉब्लम है। तो अगर कोई मेरे पास वेरिएबल फोर्स है तो उसका वर्क डन निकालने के लिए एक ट्रिक होता है। द ट्रिक इज विल जस्ट सी व्हाट इट इज़। जैसे फॉर एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं, एग्जांपल के लिए मेरे पास कोई एक फोर्स है विच इज़ अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मतलब इसका कहने का क्या मतलब है, ये जो फोर्स है ये कैसा फोर्स है, ये फोर्स डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है। जैसे जैसे डिस्टेंस बदल रही है वैसे वैसे फोर्स भी बदल रहा है, ठीक है। मैं ब्लू मार्कर यूज़ करता हूँ डिस्टिंक्शन के लिए। जैसे जैसे डिस्टेंस बदल रही है, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है, वैसे वैसे फोर्स भी बदल रहा है, ठीक है। अगर ऐसा फोर्स है अपने पास और इसको मैं प्लॉट करता हूँ, सपोज़ जैसे ये कोई रैंडम फोर्स है, इसको मैं डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में प्लॉट करूँ और सपोज़ मेरे को ऐसा ग्राफ मिलता है। ये देखो ये फोर्स कैसा है, ये फोर्स वेरिएबल है ना, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है या डिस्टेंस चेंज हो रहा है वैसे वैसे फोर्स चेंज हो रहा है। मतलब फोर्स कैसा है, फंक्शन ऑफ एक्स है। समझ में आया बात? फंक्शन ऑफ एक्स का बात समझता है, मतलब समझता है ना क्या है इसका मतलब, एक्स चेंज होगा तो फोर्स भी चेंज होगा, ठीक है, फाइन। देखो इसके लिए ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि हम लोग को मालूम है कि फोर्स ओवरऑल पूरा डिस्प्लेसमेंट तो हम लोग नहीं ले सकते। सपोज जैसे किसी ने तुमको बोल दिया कि तुमको x1 से लेके x2 तक वर्क कैलकुलेट करना है, ठीक है। तुमको किसी ने बोला इतने डिस्प्लेसमेंट का वर्क कैलकुलेट करना है जब बॉडी x1 से x2 जाता है। तो अब हमको मालूम है इस पूरे रेंज में फोर्स तो चेंज हो रहा है, तो क्या करेंगे, तो हम लोग एक बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे जिसके लिए फोर्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। सुनो ध्यान से, हम लोग एक ऐसा छोटा डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे जिसके लिए फोर्स एकदम ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, चेंज भी हो रहा है तो बहुत नेग्लिजिबल चेंज है, ऐसा चेंज ले रहे हैं हम लोग। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ रीजन अगर मैं देखूँ तो ये रीजन में जो फोर्स का वैल्यू है इतने रीजन में ये ऑलमोस्ट चेंज नहीं हो रहा है ना। इस पार्ट के लिए फोर्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ये पार्ट, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको मैं बोल देता हूँ dx। तो ये dx के लिए ध्यान से देखो, dx के लिए मेरा जो फोर्स का वैल्यू है, अगर मैं फोर्स का वैल्यू यहाँ से निकालना चाहूँ तो ये कोई फोर्स का वैल्यू f है जो चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट f है, देखो यहाँ भी f है, यहाँ भी f है। हाँ, आगे जाने पे फोर्स चेंज हो जा रहा है। तो हम लोग क्या कंसीडर करते हैं मालूम है, ट्रिक समझ लो, स्टेप्स क्या क्या है। पहला स्टेप है एक बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करना है जिसके लिए फोर्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमको कांस्टेंट फोर्स का वर्क निकालने आता है ना, हमको कांस्टेंट फोर्स का वर्क निकालने आता है ना। सो व्हाट वी डू इज वी कंसीडर, सो कंसीडर एन इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल का मतलब होता है कि ये बहुत ज़्यादा ही छोटा है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है। मतलब इस पूरे x1 से x2 में ऐसे इनफाइनाइट dx's हो सकते हैं, इसलिए इसको हम इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल dx बोल रहे हैं, ठीक है। तो एन इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx for which the force remains constant, ठीक है। so therefore small work done will be given by,
स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। तो देखो एफ फोर्स से डी एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ तो उसका वर्क डन हमको आता है लिखने को, समझा? सिंपल था। एफ फोर्स से डी एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ तो उसका वर्क डन हमको लिखने आता है, जैसे एफ फोर्स से एस डिस्प्लेसमेंट हुआ था तो ये आ गया। या अगर हम लोग एस ले रहे हैं तो एस से लेके चल सकते हैं, या एक्स ले रहे हैं तो एक्स से लेके चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, बस कंफ्यूज मत होना। एक्स भी डिस्प्लेसमेंट ही डिनोट कर रहा है, एस भी डिस्प्लेसमेंट ही डिनोट कर रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है प्रॉब्लम की, ठीक है। तो हमने क्या किया मालूम है, हमने एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए वर्क निकाल लिया है। अब अगर हमको पूरे x1 से x2 तक वर्क निकालना है तो हमको मालूम है ऐसे कितने dx हो सकते हैं x1 से x2 तक, इनफाइनाइट dx हो सकते हैं। तो अब मुझे इनफाइनाइट बार इस वर्क को ऐड करना पड़ेगा। ये dx का वर्क हो गया, ऐसा एक और dx होगा उसका वर्क, ऐसा एक और dx उसका वर्क, ऐसा एक और dx उसका वर्क, तो ऐसे इनफाइनाइट dx's है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सो देयरफॉर द टोटल work for the displacement x1 to x2 will be given by, हमको मालूम है जब कोई चीज़ इनफाइनाइट बार ऐड करनी होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में हर जगह यूज़ होता है इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव। इसके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, ठीक है। चाहिए तो वो वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुमको बेसिक्स अगर उसके नहीं पता है, थोड़ा जो मैथ्स ज़रूरी है फिजिक्स में वो नहीं पता है तो अटक जाओगे फिजिक्स में, दैट्स वेरी क्लियर। ये अभी से समझ लो। ऐसे तुम सोचोगे कि हाँ ठीक है बाय हार्ट कर लेंगे, बाय हार्ट करने वाला चीज़ रह ही नहीं गया अब 11th के फिजिक्स में। 10th तक जो था हो गया, अब 11th 12th में ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। तो मेक श्योर कि यू नो द बेसिक मैथ्स, जो बेसिक मैथ्स चाहिए उसके लिए वीडियो बनाया। डरो मत, बहुत सिंपल है, कुछ सेट ऑफ फॉर्मूलाज ही याद करने और कुछ है, ठीक है। चलो, सो देयरफॉर टोटल वर्क डन विल बी गिवन बाय इंटीग्रल डी डब्ल्यू विच विल बी इंटीग्रल एफ डॉट डी एक्स। डी डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या है, एफ डॉट डी एक्स ना। अब कहाँ से कहाँ जा रहा है ये डिस्प्लेसमेंट, x1 से x2, ठीक है। सो देयरफॉर वर्क डन का फॉर्मूला आता है x1 से x2 f डॉट डी एक्स। ये आ गया हमारा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर कोई फोर्स वेरिएबल है तो उसके वजह से वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है। अब इसको अगर हम लोग एक्सपांड करेंगे तो ये कैसा दिखेगा, देखो x1 से x2 f dx cos ऑफ थीटा, हाँ या ना। डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो cos ऑफ थीटा आएगा ना। अब अगर ये थीटा 0 है, इफ़ थीटा इज़ 0, इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। तो ये केस में जो वर्क डन होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा इंटीग्रल एफ डी एक्स, x1 से x2। वेरी इंपॉर्टेंट। एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व भी करेंगे, परेशान मत हो, ठीक है। ये अपना वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। मतलब यूजुअली तुमको हर केस में यही वाला वर्क डन यूज़ करना है। 11 तक तो यही वाला यूज़ करना है कि जब तक तुम्हारा जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है दोनों सेम डायरेक्शन में है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं। पहले ये नोट डाउन कर लो, ये स्टेप समझ लो। देखो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है इस पूरे इंटरवल में एक ऐसा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करना है जिसके लिए फोर्स क्या है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। अब अगर कांस्टेंट फोर्स है तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क निकालने हमको आता है। तो हमने बहुत छोटा सा वर्क निकाल लिया छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx के लिए। अब टोटल वर्क निकालना है तो ऐसे कितने dx हैं इसमें, इनफाइनाइट dx है, क्योंकि dx खुद इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है। मतलब x1 से x2 में छोटे छोटे इनफाइनाइट dx है। तो ऐसे इनफाइनाइट dx का वर्क निकालने के लिए मुझे वर्क को इनफाइनाइट टाइम्स ऐड करना है। तो ऐसे केस में हम लोग एडिशन के लिए क्या यूज़ करते हैं, टूल इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स, आगे तो तुमको मालूम है बेसिक, ठीक है। तो ये नोट डाउन करो, फिर हम लोग एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं। तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, कैसे हम लोग एग्जाम वर्क निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो पॉज किया, नोट डाउन किया। रुमाल गंदी हो गई है पोंछते पोंछते, ठीक है। चलो हो गया नोट डाउन, पॉज करके नोट डाउन कर लिया ना।
ओके मुझे सर्दी के लिए दवाई बताओ कुछ कमेंट्स में, या कुछ प्रिस्क्रिप्शन तुमको पता हो तो बताओ, क्योंकि काफ़ी दिन से नहीं जा रही। तुमने वीडियोस में भी देखा होगा, पिछले 3-4 वीडियोस में मुझे सर्दी ही है। देखो एक एग्जांपल लेके सॉल्व करता हूँ, तुमको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे सपोज मुझे दिया है कि फोर्स इज इक्वल टू x² + 3x, ये फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है। रैंडमली ऐसे मैंने कुछ भी उठा लिया है, x² + 3x ऐसा मुझे फोर्स का वैल्यू दिया है। और मुझे बोला है कि बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो होता है 2 मीटर्स से लेके 5 मीटर्स तक। ठीक है, मतलब बॉडी 2 मीटर से 5 मीटर्स जाती है, 2 मीटर्स से 5 मीटर्स जाती है। तो मुझे वर्क डन निकालना है। तो देखो कैसे मिलेगा वर्क डन, निकालने का ट्राई करते हैं। हमको मालूम है ये फोर्स वेरिएबल है, क्योंकि x चेंज हो रहा है और x चेंज होगा तो फोर्स चेंज होगा। सो वेरिएबल फोर्स का वर्क क्या होता है, वर्क होता है F dx, राइट, x1 से x2, करेक्ट। चलो सब्स्टिट्यूशन करते हैं और सॉल्व करते हैं। F कितना है, x² + 3x dx 2 से 5, समझा। x1 2 है और ये 5 है ना। हमको इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टी पता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इंटीग्रेशन x² होगा प्लस इंटीग्रेशन 3x होगा, 2 से 5, 2 से 5। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब दोनों को इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया। छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के, बाय हार्ट कर लो, बहुत ज़रूरी है। अभी से कर लो, आगे काम आएगा। चलो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। x⁻² का इंटीग्रेशन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे x⁻n का फॉर्मूला। x⁻n का इंटीग्रेशन होता है x⁻n+1 अपॉन n+1, यानी ये हो जाएगा x⁻² + 1 अपॉन 2 + 1, समझा। प्लस इसका इंटीग्रेशन कर लो 3x का। 3x का इंटीग्रेशन करोगे तो x⁻1 है, यानी हो जाएगा 3 टाइम्स x⁻²/2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 5 तक। मैंने दोनों एक साथ लिख दिए क्योंकि दोनों में सेम ही लिमिट है ना, 2 से 5। तो अब लिमिट अप्लाई करते हैं। देखो लिमिट कैसे अप्लाई करना है। लिमिट अप्लाई करने के लिए फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, मतलब पहले ये फाइनल वाला वैल्यू सब x की जगह डाल दो और फिर इनिशियल वाला वैल्यू सब x की जगह डाल दो। तो ये हो जाएगा x³ यानी 5 का क्यूब, यानी 5³ अपॉन 3 प्लस 3 × 5² अपॉन 2, समझा। माइनस 2 डालना है यहाँ पे, यानी 2 का क्यूब बाई 3 प्लस 3 टाइम्स 2 का स्क्वायर बाई 2। देखो ये लिमिट सब्स्टिट्यूशन काफ़ी टाइम बाद किया है, इसलिए मैं तुमको करके दिखा रहा हूँ एक एक स्टेप, तुम भूल गए रहोगे। अब डायरेक्ट इसके बाद के एग्जांपल्स में तुम डायरेक्टली ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो सॉल्व करते हैं। 5³ होता है 125/3 प्लस 3 × 5² 25, 25 3 = 75, सो 75/2, ठीक है। यह आ गया माइनस 2 का क्यूब 8 यानी 8/3 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 से 2 कैंसिल यानी 3 × 2 = 6 आ जाएगा यहाँ पे, समझा क्या। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 × 4 = 12, 12/2 यानी 6 हो जाएगा। दोनों ब्रैकेट इंडिविजुअली सॉल्व करो, क्या आएगा। 3 × 2 = 6, एलसीएम ले लेते हैं। तो 6 एलसीएम लोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 125 × 2 यानी 250 प्लस यहाँ 75 3 जार कितना हो जाएगा बोलो। 75 2 जार 150, 150 प्लस 75 यानी 225, सो 225 अपॉन 6 माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 3 ही एलसीएम हो जाएगा तो 8 प्लस, या ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 8 प्लस 18 अपॉन 3, करेक्ट है ना। अब बस कुछ नंबर्स लिखने की देरी है और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तुमको समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है। ये बेसिक अलजेब्रा चल रहा है तुम्हारा 10th स्टैंडर्ड का, तो ये तो आई होप सबको पता होगा। आई होप क्या, इतना तो तुम स्मार्ट हो, साइंस है तो इतना तो पता ही होगा। देखो करते हैं, क्या हो जाएगा ये, वर्क डन विल बी इक्वल टू 250 प्लस 225 यानी कितना हो जाएगा 475,
सो ये 475 अपॉन 6 माइनस ये कितना हो जाएगा 8 + 18 यानी 26/3। वापस से एलसीएम लेके सॉल्व करना है, तो एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो क्या एलसीएम ले सकते हो, 6 ही एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 475 माइनस ये हो जाएगा 26 2 ज़ार यानी कितना हो जाएगा 52, ठीक है 52/6। तो ये 475 माइनस 52 कर लो, 5 - 2 3, 7 - 5 2, 423/6। ये आ गया तुम्हारा वर्क डन का वैल्यू। तो देखो वर्क डन एक नंबर मिल गया 423/6 जूल। सो दिस इज़ हाउ यू कैन फाइंड वर्क डन। कोई भी फोर्स दिया हो और उसका रेंज दिया हो कि कहाँ से कहाँ फोर्स वेरी कर रहा है, तो वर्क डन तुम ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूले का यूज़ करना समझ में आया ना, कैसे यूज़ करना है। तो देखो ये जो फॉर्मूला है ना, ये कुछ और बता रहा है तुमको। जैसे हमने इंटीग्रेशन में ये चीज़ सीखी थी कि इंटीग्रेशन जब हम लोग करते हैं तो एक्चुअल में हम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकाल रहे होते। क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो ज़रा समझो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक केस है जिसमें फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है। तो वो सपोज़ फोर्स कांस्टेंट होकर ऐसा मुझे ग्राफ मिलता है, फोर्स चेंज नहीं होगा ना टाइम के साथ या डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो ये मेरा फोर्स है, ठीक है। अब फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क इस केस में क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो फोर्स की वैल्यू कितनी है, देखो ये यहाँ से यहाँ तक फोर्स की वैल्यू हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, करेक्ट। ज़रा अगर मैं वर्क डन निकालता हूँ तो वर्क डन निकालने में मैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही कर रहा हूँ ना। तो कहना इसे ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है रेक्टेंगल का, देखो है ना, ये लेंथ और ब्रेड्थ ही तो है ना रेक्टेंगल का। तो एक्चुअल में मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ मालूम है, मैं एक्चुअल में जो रेक्टेंगल बना रहा है ना ये फोर्स का ग्राफ, उसका एरिया निकाल रहा हूँ, है ना। वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ से देखो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ यानी एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एरिया अंडर Fx ग्राफ। ये चीज़ हमने मोशन चैप्टर में पढ़ी थी, मोशन इन प्लेन चैप्टर में, एरिया अंडर ग्राफ की। तो ये एरिया अंडर ग्राफ ही निकाल रहे हैं, ये फोर्स वाले ग्राफ के अंडर में जितना एरिया था। तो जैसे जो अपना पुराना ग्राफ था F वर्सेस X वाला, ऐसा वाला ग्राफ लाइक दिस, ये ग्राफ है। तो इसमें यहाँ से यहाँ जब हम लोग वर्क निकालते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं मालूम है, ये पूरा एरिया कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ये पूरा एरिया ऐसे। अब फॉर्चुनेटली ये केस में एरिया रेक्टेंगल जैसा था, यहाँ एरिया रेक्टेंगल जैसा नहीं है। तो यहाँ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो हमेशा याद रखना वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये कंक्लूजन याद रखना, काम आएगा, कहीं तो काम ही आएगा। साइंस लिया है, फिज़िक्स लिया है तो 11th 12th में ही कहीं तो काम ही आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कंक्लूजन, ठीक है। इतना कुछ हमको वर्क डन के बारे में पढ़ना होता है। हमने वर्क डन अब अच्छे से समझ लिया है, एकदम डिटेल में हमने किया है, कोई चीज़ छोड़ा नहीं है वर्क डन से रिलेटेड। तो तुमको कोई भी कैसा भी डाउट रहेगा, किसी एग्जाम्पल में फंसे हो, कोई वर्क का एग्जाम्पल कर रहे हो तो नहीं समझ में आ रहा तो बताओ। जैसे सपोज़ तुम ये एग्जाम्पल ले लो, लेजिस से तुमको मैं दे देता हूँ, फोर्स इज़ इक्वल टू 3x³ + 2x, ये फोर्स का वैल्यू है और तुमको x = 1 से लेके x = 3 तक वर्क डन कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये होमवर्क के लिए ले लो, इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट्स में बताओ। ये तुम्हारा होमवर्क है। क्या करना है मालूम है ना, फोर्स का इक्वेशन या फोर्स यहाँ डालो और dx यानी इंटीग्रेट करना है तुमको। बेसिक इंटीग्रेशन आता रहेगा तो हो जाएगा एकदम फास्ट। बस तुमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करके लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो ये होमवर्क के लिए यूज़ करो और सॉल्व करके मुझे कमेंट्स में बताओ कि वर्क का वैल्यू कितना आता है, कितने जूल्स। और बाकी तो कुछ डाउट्स रहेगा तो बिंदास पोस्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अब वर्क डन से रिलेटेड आगे पार्ट जो है, मतलब वर्क डन का यूज़ कैसे करेंगे हम लोग आगे, वो और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेके आते हैं, ठीक है। सो आई होप सबको समझा है। आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।